नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। तो अगर सुर्खियों की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। ब्रह्म कुमारियों द्वारा साल भर आयोजित किए जाएंगे कई अभियान। प्रधानमंत्री इस दौरान 7 अभियानों को भी दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ भारतीय सहायता से तैयार सामाजिक आवासीय इकाइयों का करेंगे लोकार्पण। दोनों देशों के प्रधानमंत्री सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म परियोजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन। अब तक कुल 184 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के कुल 58 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी के सीट बंटवारे का फॉर्मूला हुआ तय। पिछड़े वर्ग के विकास के तीनों दलों का गठबंधन रहेगा जारी। सीटों के बंटवारे पर घोषणा अभी नहीं। अट्ठाईस फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान रहेंगी रद्द। कोविड-19 से बचाव के मद्देनजर डीजीसीए ने किया फैसला। देश में बीते 24 घंटे के दौरान कुल 2,82,970 नए मामले। दिल्ली मुंबई में संक्रमण की रफ्तार हुई कम। और आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने आयरलैंड को 174 रन से दी मात। सुपर लीग चरण के लिए किया क्वालिफाई। वहीं सीनियर टीम को दक्षिण अफ्रीका ने 31 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से पिछड़ी टीम इंडिया। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाले कार्यक्रमों का अनावरण किया जाएगा, जिसमें 30 से अधिक अभियान, 15,000 से अधिक कार्यक्रम और आयोजन शामिल हैं। इनमें मेरा भारत, स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर किसान, महिलाएं, भारत की ध्वजवाहक, शांति बस अभियान की शक्ति, अनदेखा भारत साइकिल रैली, यूनाइटेड इंडिया मोटर बाइक अभियान और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरित पहल शामिल हैं। इस कार्यक्रम के दौरान ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित एक गीत भी जारी किया जाएगा। ब्रह्म कुमारी एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन है जो व्यक्तिगत बदलाव और विश्व नवीकरण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ संयुक्त रूप से आज मॉरिशस में भारत की सहायता से बनाई गई सामाजिक आवास इकाई परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। वो मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट सौर पीवी फार्म परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। ये परियोजनाएं भारत के सहयोग से शुरू की गई हैं। इस अवसर पर मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत की ओर से मॉरिशस को 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट देने के एक समझौते का आदान प्रदान किया जाएगा। लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर एक समझौता ज्ञापन का भी आदान प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मध्य एशियाई देशों की पहली शिखर बैठक की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि यह बैठक वर्चुअल माध्यम से 27 जनवरी को आयोजित होगी। इस पहली शिखर बैठक में कजाकिस्तान,
किर्गिज रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि ये भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच नेताओं के स्तर पर अपनी तरह का पहला जुड़ाव होगा। मंत्रालय के मुताबिक पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव का प्रतिबिंब है। ये देश भारत के विस्तारित पड़ोस का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री ने 30 जनवरी 2022 को मन की बात कार्यक्रम के लिए देशवासियों से उनके विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस माह 30 जनवरी को वर्ष 2022 के पहले मन की बात कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाएगा। मैं आश्वस्त हूं कि आपके पास कई प्रेरक जीवन प्रसंग और विषय हैं। उन्हें माईगॉव इंडिया या नमो ऐप पर साझा करें। अपना संदेश 1800117800 पर रिकॉर्ड करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 1 अप्रैल 2022 से अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आयोग का कार्यकाल अब 31 मार्च 2025 तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड IREDA में नकदी देकर इक्विटी शेयर खरीदने के जरिए 1500 करोड़ रुपए का निवेश करने को मंजूरी दे दी है। नकदी देकर इक्विटी शेयर जारी करने से साल भर में लगभग 10,200 रोजगारों का सृजन होगा और लगभग 7.49 मिलियन टन CO2 प्रतिवर्ष के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। कैबिनेट ने निर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को 6 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना को मंजूरी दी है। ये योजना संकटग्रस्त कमजोर श्रेणी के उधारकर्ताओं को 6 महीने की ऋण स्थगन अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देकर छोटे उधारकर्ताओं को महामारी के कारण पैदा हुए संकट को सहन करने में और अपने पैरों पर फिर से खड़े होने में समान रूप से मदद करेगी। भले ही उधारकर्ता ने ऋण स्थगन का लाभ उठाया हो या नहीं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने सहयोगी दलों निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल के साथ मिलकर लड़ेगी। पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। फैसले की जानकारी देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बताया कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने साथियों के साथ चुनाव में उतर रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी हम सब साथ उतरे थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर भाजपा उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास में एक नई छलांग लगाई है और प्रदेश के विकास को गति दी है। वहीं संजय निषाद के नेतृत्व वाली निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की अगुवाई में अपना दल इस बार भी विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी। दोनों पार्टियों के मुखिया ने कहा कि प्रदेश में अन्य सभी दलों ने पिछड़े मतदाताओं के साथ धोखा किया है। भाजपा के नेतृत्व में उनकी गठबंधन सरकार ने पिछड़े समुदाय के हित के लिए ढेरों काम किए हैं।
अपना दल एस को 2017 में भाजपा ने 11 सीटें दी थीं, उनमें से पार्टी 8 जीत सकी थी। इस बार अपना दल 15 सीटों की उम्मीद लगाए है। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद बार बार दावा करते हैं कि भाजपा उन्हें 16 से 17 सीटें देने जा रही है। यूपी में नामांकन की आखिरी तारीख 21 दिसंबर है। अब तक कुल 184 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इस चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के कुल 58 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है। चुनाव आयोग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दूसरे स्थान पर रही है। 106 नगर पंचायतों और 2 जिला परिषदों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने नगर पंचायतों में सबसे अधिक 416 सीटें जीतीं। इसके बाद एनसीपी ने 378 सीटें जीतीं। इस चुनाव में शिवसेना और कांग्रेस तीसरे और चौथे स्थान पर पहुंच गई। हालांकि सत्तारूढ़ तीनों दलों ने सामूहिक रूप से करीब 60% सीट हासिल की। राज्य चुनाव आयोग ने ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 106 नगर पंचायतों, 2 जिला परिषदों, 15 पंचायत समितियों की 1802 सीटों के लिए चुनाव कराया था। इसमें 21 दिसंबर और 18 जनवरी को मतदान कराया गया था। अनुसूचित जाति के 15 दिसंबर को ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को डी रिजर्व करने के फैसले के बाद सामान्य श्रेणी में डी रिजर्व सीटों के लिए 93 नगर पंचायतों में 336 सीटों के लिए मतदान हुआ था। देशव्यापी टीकाकरण के तहत कुल 159 करोड़ से ज्यादा खुराक लोगों को दी जा चुकी हैं, जबकि 3 जनवरी से शुरू हुए किशोर किशोरियों के टीकाकरण के तहत तकरीबन 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 50% आबादी का टीकाकरण हो चुका है। इस बीच डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 28 फरवरी तक प्रतिबंध जारी रखने का आदेश जारी किया है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। अब तक कोरोना संक्रमण के 33 करोड़ 89 लाख से ज्यादा मामले आए। वहीं 55,82,000 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 6 करोड़ 95 लाख मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 8,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूरोपीय देशों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 55 लाख मामले सामने आए। वहीं फ्रांस में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 51 लाख से ज्यादा हो चुकी है। रूस में 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और जर्मनी में 82,62,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 31 रन से अपने नाम कर लिया। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 296 रन बनाए थे। कप्तान तेम्बा बावुमा ने 110 रन और रसी वांडर डुसेन ने नाबाद 129 रन की पारी खेली। जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 8 विकेट पर 265 रन ही बना सकी। भारत की ओर से शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए। वहीं विराट कोहली 51 रन बना सके। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर 43 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद रहे। ये वनडे में उनका पहला अर्धशतक रहा। भारतीय टीम की ये पर्ल के बोलैंड पार्क मैदान पर 25 साल में पहली हार है।
वेस्टइंडीज में खेले जा रहे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने लगातार दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज की है। बुधवार को खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने आयरलैंड की टीम को 174 रनों से मात दी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सुपर लीग स्टेज में प्रवेश कर गई है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 307 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत की ओर से सबसे अधिक हरनूर सिंह ने 88 रन बनाए। वहीं अंगक्रिस रघुवंशी ने 79 रनों की शानदार पारी खेली। $307 रनों का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम 133 रन ही बना सकी। टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी करते हुए सांगवान, अनीश्वर और तांबे ने 2-2 विकेट लिए। हरनूर सिंह ने 101 गेंदों का सामना करते हुए 88 रन बनाए। उनके इस प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच उनको चुना गया। भारतीय टीम का अब तक इस विश्व कप में शानदार प्रदर्शन रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।